नमस्कार, मैं विश्वास राय आपका स्वागत करता हूं टारगेट विद विश्वास राय चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं सीटेट 2021 जो 31 जनवरी को आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, जिसमें अगर हम देखें तो बच्चों 150 क्वेश्चनों में लगभग अगर हम इस तरीके से एक व्यवस्थित रूप देखें तो लगभग 90 से ऊपर क्वेश्चन आपको केवल शिक्षण विधि से मिलते हैं और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका सीटेट बार बार प्रयोग करता है। अगर हम उन वर्ड यानी उन शब्दों को पहचानना चालू कर दें तो इनके विकल्पों को पहचान लेना बहुत ही आसान होता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है, ये हमसे फैक्ट रटवाना नहीं चाहता, ये हमारी समझ को विकसित करना चाहता है। इसी वजह से वो कुछ ऐसे शब्दों को चुन लेता है जिन्हें बार बार वो अपने विकल्पों में रखता है। और हम कभी कभी गलतियां कर लेते हैं क्योंकि सीटेट हमसे समझ चाहता है, ना कि हमसे वो कभी कभी वो जो कहना चाहता है उसका भाव कुछ अलग होता है और हम शाब्दिक अर्थों पे चले जाते हैं और आंसर अपना गलत कर बैठते हैं। दुनिया का सबसे आसान एग्जाम आप कह सकते हैं कि सीटेट ही होता है, क्योंकि इसका आंसर इसके विकल्पों में ही समाहित होता है और खुलकर बोलता है कि मैं ही आंसर हूं। हाँ, हमें कुछ वर्ड कुछ अपनी डिक्शनरी बढ़ानी होगी कि यदि ये आपके विकल्पों में अगर ये वाक्य आ जाते हैं तो सभी वाक्यों पर भारी पड़ जाते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा बच्चों कि सीटेट को करने के लिए हमें चारों विकल्प बड़े ध्यान से पढ़ना होगा। चारों विकल्प कहने का मेरा मतलब यह है कि कभी भी अगर पहला विकल्प हमें सही आंसर दे रहा है तो जल्दीबाजी में हमें पहला विकल्प नहीं लेना होगा, क्योंकि जब तक चारों विकल्प हम पढ़ेंगे नहीं तब तक प्राथमिकता के आधार पर ही हम ये निर्णय कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है या भारी है, यानी वो प्राथमिक है। कभी कभी ऐसा होगा कि आप दो विकल्प छांट ले जाएंगे और दो विकल्पों में एक असमंजस की स्थिति बन जाएगी कि हम किस विकल्प को सही करें और किस विकल्प को गलत करें। तो इस कंडीशन में आप याद रखिएगा बच्चों कि ऐसे कंडीशन में हम मातृ लैंग्वेज चुनते हैं, यानी मेरे कहने का अर्थ यह है कि जहां पहला विकल्प यानी एक विकल्प दूसरे विकल्प में समाहित हो जाए। यानी ऐसा कौन सा इन दो विकल्पों में से एक विकल्प ऐसा है जिसमें दूसरा वाला पहले में समाहित हो रहा है और जिसमें वो समाहित हो जाएगा वही हमारा आंसर होगा, यानी वही हमारा प्राथमिक आंसर होगा। तो घबराने की जरूरत नहीं होती है, केवल टर्मिनोलॉजी का फर्क होता है, बाकी तो इसकी शिक्षण विधियां हर जगह बराबर चलती हैं। मेरे वीडियो लगातार, आज आपका बृहस्पतिवार दिन है और बृहस्पतिवार यानी 28 तारीख और इसके बाद शुक्रवार और फिर शनिवार, ये 3 दिन लगातार वीडियो जाएंगे। आप इन वीडियो को जरूर, और एकदम एक छोटे वीडियो होंगे इसलिए लगातार देखते रहिएगा और यकीनन 31 तारीख को आपके लिए बहुत सुविधा देने वाले हैं आपको विकल्प को चुनने में। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे, सीटेट 2021, जहां से वो पूरे 150 क्वेश्चनों में बार बार आपसे कहेगा कि ये विकल्प यदि आप चुन लें तो आपका आंसर सही होगा। सीटेट 2021, अगर हम बात यहां से शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से बच्चों, तो बाल केंद्रित शिक्षा, बाल साहित्य और पिक्चर बुक। आपसे वो बार बार कहना चाहता है कि आपकी कक्षा कैसी हो। आप कहते हैं मेरी कक्षा बाल केंद्रित कक्षा हो, हमारी कक्षा लोकतांत्रिक कक्षा हो, और जो चीजें उनके सिलेबस में यानी उनकी किताबों में आ रही हैं वो पिक्चर्स बुक हो, याद रखिएगा, बाल साहित्य हो और शिक्षा कैसी हो, बाल केंद्रित शिक्षा हो। विकल्प हमारे भारी होंगे और ये विकल्प 100% आपके आंसर बनने वाले हैं। अगर हम दूसरे वाले पे देखें तो क्रियाशीलता, गतिशीलता और लोकतांत्रिक कक्षा, मैंने अभी बताया कि हमारी कक्षा अगर बाल केंद्रित शिक्षा पे जाएगी तो हमारी कक्षा स्वतः लोकतांत्रिक होगी, यानी बच्चे तय करेंगे कि हमें पढ़ना क्या है। आप नहीं तय करेंगे, शिक्षक नहीं तय करेगा। कक्षा लोकतांत्रिक होगी, जहां डिबेट होगी, जहां चर्चा होगी, जहां बहस होगी, बच्चों की अभिव्यक्ति का अवसर दिया जाएगा। ऐसे विकल्प स्वतः सही हो जाते हैं और बच्चा सदैव एक्टिव है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी कक्षा का जो बच्चा है वो जीवंत प्राणी है, यानी वो जीवंत आपकी कक्षा है, इसलिए सदैव वो बच्चा क्रियाशील होगा और गतिशील होगा।
अगर हम अगले पॉइंट पे आ जाएं तो आपको प्रोत्साहित करना है। और प्रोत्साहित याद रखिएगा, प्रोत्साहित दो तरीके से किया जा सकता है, बाह्य पुरस्कार और आंतरिक पुरस्कार। नहीं, आपको बाह्य पुरस्कार बहुत देर तक नहीं चलते हैं, इसीलिए सीटेट कहता है और आपकी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 जिसे एनसीएफ 2005 आप कहते हैं, वो भी कहती है कि हमें सकारात्मक रूप से इन्हें प्रोत्साहित करना होगा। वेल डन, बहुत बढ़िया, ऐसे शब्दों का हमें इस्तेमाल करना होगा। हाँ, प्रश्न मुक्त अंक वाले प्रश्न आपको कराने होंगे जिससे उनकी समझ विकसित होगी। याद रखिएगा, एक प्रश्न यहां से भी आता है कि कौन सा प्रश्न मुक्त अंक वाला प्रश्न है और कौन सा प्रश्न उत्तरबद्ध अंक वाला प्रश्न है। यानी इसका मतलब कि जहां पर समझ आपकी आए, मौलिकता आए, जहां पर आप सोचने के लिए विवश हो जाएं और कई मार्गों से आप जाएं, यानी इसका मतलब है उसे मुक्त अंक वाला प्रश्न कहते हैं। और यदि पूरे कक्षा के बच्चे एक ही जवाब जिस प्रश्न का देते हैं वो बद्ध उत्तर वाला प्रश्न हो जाता है। अगर हम ऐसे कहें कि 4 और 3 मिलके कितने होंगे बराबर डाटा, ये बद्ध अंक वाला प्रश्न है। और यदि मैं कहूं कि क्या होता यदि पृथ्वी 23.5 डिग्री पे ना झुकी होती, तो ऐसे जो प्रश्न हैं वो मुक्त अंक वाले प्रश्न होते हैं। और याद रखिएगा कि आपको जो बच्चों को देना है वो मुक्त अंक वाले प्रश्नों पर ही आपको जवाब देना होगा। अगले में आते हैं तो बच्चों को पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाना होगा। यानी बच्चों को यदि आप कोई टॉपिक नया चुनने जा रहे हैं तो पहले वाले टॉपिक को एक बार और रिवीजन करना होगा, यानी उनके पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाना होगा, उनका सहयोग होगा और सबसे बड़ी चीज कि उनकी सक्रिय साझेदारी होगी, उनकी कक्षा में सक्रिय साझेदारी होगी। अगले पे आए तो संदर्भगत परिवेश उपलब्ध हम कराएंगे, एक हम एटमॉस्फेयर उपलब्ध कराएंगे जिसमें एक जो संदर्भगत मतलब कॉन्टेक्स्ट में, यानी जो टॉपिक है उसके कॉन्टेक्स्ट में हम एक परिवेश उनको उपलब्ध कराने वाले हैं। क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 बार बार बच्चों कहती है कि हमें एक उन्हें बाह्य जीवन से जोड़ना होगा, उन्हें उनके ज्ञान को बाहरी जीवन से हमें जोड़ना होगा, केवल उन्हें रटाना नहीं होगा। इसीलिए वो आपसे बार बार कहती है कि प्राथमिक कक्षा में आगमन विधि सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है, क्योंकि यहां जिज्ञासा उत्पन्न होती है बच्चों। आगमन विधि में जिज्ञासा उत्पन्न होती है और आगमन विधि जैसे आप कहते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। और जब आप बच्चा चलता है तो कंफर्म है कि वो अपने परिवेश का एक उदाहरण लेना चाहता है। सार्थक क्रिया होगी, याद रखिएगा विकल्प में विचार मंथन बच्चों के द्वारा होगा, यानी विचार मंथन होगा, एक दूसरे से वो संवाद स्थापित करेंगे, अपनी संस्कृति और सभ्यता का आदान प्रदान करेंगे। यदि इसीलिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 कहती है कि यदि आप कक्षा में जाएं और कक्षा में बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हों, अनौपचारिक बातचीत कर रहे हों, उस समय उनकी भाषा समृद्ध होती है। आपको शांति शब्द का प्रयोग कम से कम करना पड़ता है। अगले पे आते हैं हम सृजनात्मकता को प्राथमिकता हम देंगे क्योंकि यह मौलिकता बताती है। और याद रखिएगा सृजनात्मकता जहां है वहीं रचनात्मकता है, वहीं मौलिकता है और वहीं नए तथ्यों यानी नए विचारों का निर्माण है। इसीलिए ये जो सृजनात्मकता है यहाँ पे अभिसारी चिंतन होता है। एक बात हम बता दें बच्चों आपको कि जहां सृजनात्मकता देख रहे हैं वहां पे अभिसारी चिंतन होता है और प्रतिभाशाली एक अपसारी चिंतन होता है। अभिसारी अंतर्मुख होता है और अपसारी बहिर्मुख होता है, यानी वाक्पटु होता है, जबकि सृजनशील बच्चा एक अंतर्मुखी प्राणी होता है। आईक्यू में अगर आप देखेंगे, मैंने ये नहीं कहा कि जो सृजनशील होता है वो प्रतिभाशाली नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम बुद्धिलब्धि देखें तो सबकी बुद्धिलब्धि तय है, लेकिन सृजनशील बच्चे की बुद्धिलब्धि नहीं बताई गई है, ना टर्मन में, ना स्टर्न में, ना बीने ने, ना शाइमन ने। यानी इसका मतलब होगा कि मंद बुद्धि का बच्चा भी सृजनशील हो सकता है और प्रतिभाशाली बच्चा भी सृजनशील हो सकता है। हाँ, जेपी गिलफोर्ड एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जहां पर वे कहना चाहते हैं कि जो सृजनशील बच्चा है वो अपसारी चिंतन है, अन्यथा पूरा मनोविज्ञान कहता है कि जो सृजनशील बच्चा है वो अभिसारी चिंतन है। और वो भी जेपी गिलफोर्ड इसलिए कहते हैं बच्चों कि सृजनशील बच्चा एक अपसारी चिंतन है, क्योंकि कहते हैं जब वो समस्या का समाधान करने चलता है तो वर्तमान से परे जाता है
और इस वर्तमान से परे जाने में वो अपने ज्ञान को फैलाता है और फैलाने का गुण अपसारी चिंतन के पास ही होता है। वाद विवाद सामाजिक विषय में महत्वपूर्ण, ये इनकी एक खास कैटेगरी होगी जो विकल्प को सही करेंगे। दृश्य शब्द शिक्षण सामग्री यानी ऑडियो विजुअल जो भी लर्निंग मटेरियल हैं वो आपको हस्तपरक गतिविधियां करानी होंगी। नए शब्दों की खोज का अनुमान लगाना है बच्चे को, उनको पुनर्बलन देना है, इन्फोर्समेंट करना है अपने लक्ष्य के प्रति, और सबसे बड़ी बात कि उनको मातृभाषा में शिक्षण देना है, सहज अनुमान उनको लगाना है, और जो भी उनको हो वो रटंत पद्धति से मुक्त करना है, उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव देना है। यानी जिन चीजों पर वो बहस कर रहे हैं उन पे उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा, उनको एक सहज अनुमान, वो क्योंकि वो मूर्त से अमूर्त की तरफ जाते हैं, और मूर्त वो चीज कॉन्क्रीट होती है यानी जिसे आप देख सकते हैं, जिसको सहज रूप से अनुमान लगा सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आगमन विधि ही प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें जिज्ञासा होती है आगे क्या होगा, ये प्रश्न होता है। और लास्ट में आप देखते होंगे कि किताबों में भी लिखा होता है आओ करके देखें। आओ करके देखने का मतलब होता है कि एक सहज अनुमान लगा लेना, एक प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा अप्रत्यक्ष की तरफ चलना, यानी मूर्त से अमूर्त की तरफ यात्रा करना, उदाहरण से नियम की तरफ चलना। आते हैं बच्चों, समझ के साथ पढ़ना और लिखना, ये जो विकल्प होगा हमेशा भारी होगा। इंद्रियों का अधिकाधिक प्रयोग, ये भी विकल्प भारी होगा, यानी सही आंसर की तरफ जाएगा। और एक चीज और बता दें कि जब आपकी भाषा का ज्ञान संपूर्ण, जब भाषा आप दे चुके हो उनको, यानी क्लास खत्म होने वाली हो, तो सबसे पहले याद रखिएगा नैदानिक परीक्षण कहते हैं। बच्चों आपके दिमाग में होगा नैदानिक परीक्षण किसे कहते हैं, यानी डायग्नोसिस किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा निदान और उपचार दो शब्द होते हैं। नैदानिक का मतलब होता है समस्या को जानना, और उपचार का मतलब होता है समस्या का समाधान करना। यानी जब आपकी कक्षा, भाषा के ज्ञान की कक्षा समाप्त हो रही हो, तो सबसे पहले बच्चों से पूछा जाता है कि क्या दिक्कत हुई है, यानी दिक्कत यानी नैदानिक परीक्षण। याद रखिएगा, मैं बार बार आपको कहूंगा कि भाषा ज्ञान के संपूर्ण ज्ञान के बाद आपको जो परीक्षण करना है वो नैदानिक परीक्षण है। और जब नैदानिक यानी समस्या का आप समस्या को सहज रूप से जान लेंगे तो आप आसानी से उस समस्या का समाधान कर सकते हैं, जिसे उपचारात्मक परीक्षण कहा जाएगा। यानी नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण में अंतर है। नैदानिक परीक्षण, फिर से एक बार मैं दोहराऊंगा, नैदानिक परीक्षण समस्या को जानना है, जबकि उपचारात्मक परीक्षण समस्या का समाधान करना है। कविता पठन, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है सीटेट में कि कविता पठन में बच्चों को क्या मिलता है। कंफर्म है कि वो कविता पठन में उन्हें आनंद, आमोद प्रमोद मिलता है। इसलिए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जब वो बोलते हैं तो ट्विंकल ट्विंकल का मतलब वो नहीं जानते, लेकिन उनमें वो आनंद लेते हैं। इसीलिए सबसे पहले पूछा जाता है कि बच्चा क्या पढ़ता है, तो आप कहते हैं बच्चा सबसे पहले कविता पाठ करता है। यानी क्यों करता है? क्योंकि उसे आनंद और मनोरंजन प्राप्त होता है। एक बार नहीं बच्चों, कई बार सीटेट ने इस प्रश्न को अपने पूरे 150 क्वेश्चनों में जगह दी है 2011 से 2020 के बीच में। मानवतावादी दृष्टिकोण, याद रखिएगा, राइट टू एजुकेशन 2009। हम एक अलग वीडियो आज ही बनाने वाले हैं, वो जल्दी आपके पास जाएगा, जो कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पे होगा। याद रखिएगा बच्चों, 86वां 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत हमने एक फंडामेंटल राइट जोड़ा था, अनुच्छेद 21A 21A का, जो कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। ये RT 2009 के तहत माना गया और 1 अप्रैल 2010 को इसे लागू किया गया। इसमें मानवतावादी दृष्टिकोण बहुत एक हाईलाइट किया गया है, और ये कक्षा जो शिक्षा होगी वो हमारी समावेशी शिक्षा होगी। फिर कई बार समावेशी शब्दों का वो प्रयोग करेगा। समावेशी शिक्षा बच्चों याद रखिएगा, समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी कक्षा वो कक्षा होती है जिसमें सब लोग पढ़ते हैं, चाहे वो तेज हो, चाहे कमजोर बच्चे हो, चाहे विशिष्ट बच्चे हो, कोई भी हो, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ही अपना अध्ययन करता है। और आप ही कहते हैं समावेशी कक्षा विविधता का उत्सव मनाती है। तो आपको बता दें कि सीटेट एक बात को बड़े अलग अंदाज में रख लेता है कि
जो आपकी कक्षा होगी तो क्या हम मानक परीक्षण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हमारे सभी कक्षा के बच्चे बराबर नहीं होते, अतः कोई भी एक परीक्षण सबके ऊपर लागू नहीं होगा, आंसर गलत हो जाएगा। मानक परीक्षण हमें अलग अलग देखना होगा। यानी मानवतावादी दृष्टिकोण समावेशी शिक्षा को प्रदर्शित करता है और समावेशी शिक्षा विविधता का उत्सव मनाती है। यानी कहती है कि मेरी कक्षा में बहुत सारे लोग होंगे और अलग अलग प्रकृति के लोग होंगे, कोई जल्दी सीखेगा, कोई देर से सीखेगा, और उसका एक ही कंसेप्ट हो सकता है कि मानव के पांचों उंगलियां जब बराबर नहीं होती तो उसकी कक्षा में सभी बच्चे बराबर कैसे हो सकते हैं। एनसीईआरटी 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 याद रखिएगा बच्चों, रचनात्मक दृष्टिकोण पर बल देती है और यही राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 बिना बोझ के शिक्षा पर भी बल देती है। 1992 में एक समिति आई थी, वो समिति यशपाल समिति थी और उसने बिना बोझ के शिक्षा पर अपना रिकमेंडेशन दिया था और इसी के तहत 23 विद्वानों की समिति, जिसकी अध्यक्षता भी यशपाल कर रहे थे, प्रोफेसर यशपाल कर रहे थे, उन्होंने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 को एक नवीनता दी और उन्होंने ये बिना बोझ की शिक्षा इसकी प्राथमिकता में आई। गहन अध्ययन, बच्चों के लिए गहन अध्ययन क्या है? तो समझ के साथ पढ़ना। यानी मैंने बार बार आपसे कहा कि ये जब विकल्प आता है, समझ विकसित करना, समझ के साथ पढ़ना, गहन अध्ययन करना, अर्थ के भाव को लेकर पढ़ना, तो समझ जाइएगा कि हमारा आंसर सटीक है। तुरंत आंसर लीजिएगा बिना किसी संकोच के। लेखन में याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका सीटेट में कि लेखन में क्या करें, लेखन में क्या करें, तो आप कहते हैं लेखन में हमें न तो वर्तनी पर ध्यान देना है, न वाक्य पे ध्यान देना है, न शब्द पे ध्यान देना है, हमें भावों की अभिव्यक्ति पर ध्यान देना है। भावों की अभिव्यक्ति यानी विचारों की अभिव्यक्ति मेरा सही आंसर होगा। सूक्ष्मदर्शी समाज ज्ञान को वातावरण से जोड़ेगा, सही आंसर होगा। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, इसीलिए कक्षा आपकी समावेशी होती है। कोई भी बच्चा ना कमजोर होता है, ना कोई बच्चा तेज होता है, वो सब एक कुम्भकार की चाक पर बैठे मिट्टी के एक लोथे होते हैं और शिक्षक उन्हें अच्छी तरीके से एक नए शक्ल के रूप में गढ़ता है। SBA का फुल फॉर्म एक बार पूछा गया क्वेश्चन है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, और एक बार क्वेश्चन बाला से पूछा हुआ है कि बाला का फुल फॉर्म क्या होगा। तो याद रखिएगा बच्चों, बिल्डिंग एड लर्निंग एड बाला का फुल फॉर्म होगा। बहुभाषिकता क्या है? तो याद रखिएगा आपकी कक्षा में बहुभाषिकता का अर्थ होता है बच्चों कि आपकी कक्षा में अध्यापक नहीं बोल रहा है, कई बातें नहीं, बच्चे कई परिवेश से आए हुए हैं और संस्कृति से आए हुए हैं और इन संस्कृतियों से आने की वजह से आपकी कक्षा में हर बच्चा अलग अलग भाषा बोल रहा है, उस भाषा को बहुभाषिकता कहते हैं और टीचर को हमेशा बहुभाषिकता साधन के रूप में देखना चाहिए। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका बच्चों। प्रगतिशील शिक्षा क्या है? बैठने की व्यवस्था व समय सारणी लचीली हो, ऐसी शिक्षा को हम प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। और सीखने में बच्चों की त्रुटियां क्या होती हैं? बच्चा कमजोर है? नहीं, सीखने में जो बच्चों की त्रुटियां हो रही हैं वो सीखने का हिस्सा है। क्या है? सीखने का हिस्सा है। साथी आएंगे आप यहां पे। अगर हम पियाजे को देख लें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन कैसा होता है। तो याद रखिएगा बच्चों, पियाजे के अनुसार बच्चों का जो चिंतन होता है वयस्कों से वह प्रकार में भिन्न होता है, न कि मात्रा में। 4 विकल्प दिया था, प्रकार में भिन्न है, मात्रा में भिन्न है, मात्रा में भिन्न है। तो आपका आंसर होगा कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है। किसमें भिन्न होता है? प्रकार में भिन्न होता है, न कि मात्रा में। अस्पष्ट उत्तर देने वाले बच्चे सीखना बंद कर देते हैं। याद रखिएगा, अस्पष्ट उत्तर देने वाले बच्चे सीखना बंद कर देते हैं। इसका मतलब त्रुटियां होना स्वाभाविक है, जो चलेगा वही गिरेगा। बच्चों के प्रयास को आपको अपने विकल्प में मंजूरी देनी होगी। शिक्षक का एक ही काम है, वह सुविधा प्रदाता है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। और एक बात याद रखिएगा बच्चों, सहकर्मी मूल्यांकन क्या है? जब बच्चे आपस में मूल्यांकन करें। एक क्वेश्चन पूछा था सीटेट में कि अध्यापिका
प्रश्न कराने के बाद बच्चों की कापियां एक दूसरे को देने के लिए कहती है। इसका मतलब है वह सहकर्मी मूल्यांकन में करती है, जो वह बच्चे आपस में एक दूसरे की गलतियों से सीखते हैं, एक दूसरे की भाषा सीखते हैं और अधिगम का जो लक्ष्य, यानी जो लक्ष्य हमारा होना चाहिए वो अधिगम का होना चाहिए। और करके आपने कहा कि सृजनात्मकता को प्राथमिकता देनी होगी तथा ये विकल्प यदि आता है करके सीखने पर जोर, तो ये भी आपका आंसर सही होगा। तो मैं आपसे केवल एक ही गुजारिश करूंगा बच्चों कि आप पिछले 2011 से 2020 तक के पेपर का अच्छी तरीके से एनालिसिस कर लीजिए, एक एक क्वेश्चनों को कर लीजिए। जो नहीं पेपर आए हैं आपके प्रैक्टिस सेट में है उनके करने की अपेक्षा आप उन प्रश्नों को करिए बार बार जो प्रश्न सीटेट ने 2011 से 2020 तक पूछ लिए हैं, और एक एक विकल्पों को आजमाइए और आशा करेंगे कि आप जरूर सफल होंगे। और पुनः जल्द ही 2 दिनों के अंदर कई वीडियो जाएंगे और एक भी वीडियो स्किप ना करिएगा, वो आपके लिए हैं, सीटेट 2021 के लिए हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।